हाइपरथायरॉयडिज्म एक फंक्शनल टर्म है, इसका डेफिनेशन है सस्टेन्ड इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। देन व्हाट इज थायरोटॉक्सिकोसिस? हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ में बहुत सारे फंक्शनल टर्म्स हैं, जैसे कि थायरोटॉक्सिकोसिस एंड थायराइड क्राइसिस, जिसको हम लोग थायराइड स्टॉर्म भी बोलते हैं। थायराइड स्टॉर्म जो है वो मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, ट्रिगर्ड बाय एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट। अगर आप लोग कोई डेंटल का ट्रीटमेंट कर रहे हो और इफ द पेशेंट वाज ऑलरेडी हाइपरथायरॉइड और द पेशेंट वाज टेकिंग सम काइंड ऑफ एंटी थायरॉइड ड्रग्स एंड ही इज डॉक्यूमेंटेड हाइपरथायरॉइड, तो कोई भी सर्जिकल स्ट्रेस से, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से जो है वो थायराइड क्राइसिस में पेशेंट जो है वो जा सकता है। तो इसके लिए तुम लोगों को अवेयर होना चाहिए है। थायराइड क्राइसिस पे जो है वो हम लोग एक नया लेक्चर करेंगे। थायराइड क्राइसिस का मेडिकल मैनेजमेंट कैसा है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, डायग्नोस कैसे करना है, ये सब हम लोग उसमें देखेंगे। अभी के लेक्चर में जो है वो हम लोग फोकस करेंगे ग्रेव्स डिसीज पे, दैट इज डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। तुम लोगों के पास में दो कंडीशंस हो सकती है, या तो डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर हो सकता है या तो टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, मतलब एक सिंगल नोड्यूल है जो कि हाइपर फंक्शनिंग है, विच इज प्रोड्यूसिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। मल्टीपल थायराइड टॉक्सिक नोड्यूल्स हो सकते हैं, सिंगल नोड्यूल हो सकता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल में जो है वो मोस्ट कॉमन जो है या तो नोड्यूल एडिनोमा हो सकता है या तो कार्सिनोमा हो सकता है। इफ इट इज एडिनोमा देन इट कैन बी अ कोल्ड नोड्यूल, अ वार्म नोड्यूल और अ हॉट नोड्यूल। हॉट नोड्यूल मतलब इट टेक्स अप द radioactive iodine more than as compared to the other parts of thyroid. कोल्ड नोड्यूल जिसमें रेडियो आयोडीन अपटेक बाकी थायराइड ग्लैंड से कम होता है। वार्म नोड्यूल इन बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड नोड्यूल। जो हॉट नोड्यूल्स होते हैं उनमें मैलिग्नेंसी के चांसेस कम होते हैं, बट जो कोल्ड नोड्यूल्स होते हैं उनमें मैलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अप टू 20%। हाइपरथायरॉयडिज्म में तुम्हारे पास में डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है, या तो डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर हो सकता है, तुम्हारे पास में थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, पेशेंट जो है वो पेशेंट विल कम विथ मिड लाइन नेक स्वेलिंग, ठीक है, कोई नोडुलर अपीयरेंस नहीं होगा, पाल्पेशन में थायराइड ग्लैंड जो है वो होमोजीनियसली एनलार्ज्ड रहेगा। या तो तुम्हारे पास में टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर हो सकता है। टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर मतलब बहुत सारे नोड्यूल्स रहेंगे। टॉक्सिक नोड्यूल मतलब एक सिंगल नोड्यूल है जो कि हाइपर फंक्शनिंग है। या तो हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू रेयर कॉजेस। रेयर कॉजेस में क्या क्या हो सकता है? अगर कोई थायराइड टिश्यू है, जैसे कि टीरेटोमाज में क्या होता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जो बॉडी के कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम को या कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्ट्रोमा ओवरी, ठीक है। ओवेरियन टीरेटोमा में एक थायराइड टिश्यू होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट और एक्सेस अमाउंट्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो कुछ फंक्शनल डेफिनेशंस हैं, उसको तुम्हें तुम्हारे शॉर्ट नोट में या लॉन्ग नोट में जो है वो इंक्लूड करना चाहिए है। तो उसमें आता है हाइपरथायरॉयडिज्म, दैट मींस सस्टेन्ड इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायरोटॉक्सिकोसिस आता है, डेफिनेशन है क्लिनिकल सिंड्रोम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन abnormal elevation of circulating levels of thyroid hormones regardless of the cause। कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं। और थायराइड क्राइसिस है जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है इन पेशेंट्स ऑफ टॉक्सिक एडिनोमा। एडिनोमा मतलब एक सिंगल नोड्यूल है जो एक्ट कर रहा है एज द सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट एक्सेस अमाउंट्स ऑफ थायराइड हार्मोन और टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर। किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्लो जाना है, तो वो इंटरेक्ट कर सकता है अनम्यूट करके। हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे प्रेसिपिटेट होगा? इट इज precipitated by stressful events resulting into exacerbation of hyperthyroidism। That means patient को already जो है वो hyperthyroidism है, patient is on some kind of anti-thyroid drugs, despite of having on anti-thyroid ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट कोई भी फिजियोलॉजिकल और सर्जिकल स्ट्रेस से गुजरता है तो
it will precipitate the hyperthyroidism. क्या होगा उसकी वजह से? डिकम्पेंसेशन ऑफ वन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम. अभी थायराइड हार्मोन है, हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पे जो है वो इसका इफेक्ट ऑलरेडी देखा हुआ है. ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व विद changes in thyroid hormone is cardiovascular. तो thyroid has its greatest effect on cardiovascular systems. हम लोगों को पता है जब भी पेशेंट हाइपरथायरॉयड रहेगा तो एंजाइटी है, पल्पिटेशन है, रेस्टिंग टैकीकार्डिया है, स्लीपिंग टैकीकार्डिया है, ये सब चीजें जो है वो होती है. व्हाट इज ग्रेव्स डिसीज? मेन फोकस ऑफ इंटरेस्ट क्या है हम लोगों का? ग्रेव्स डिसीज विच इज डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर. अभी सारे आंसर्स मैंने तुमको बताए हैं. कोई भी आंसर अगर लिखना है तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा होना चाहिए है एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी में क्या क्या लिख सकते हो तुम? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज Graves disease. 60 to 80% of cases of hyperthyroidism are due to Graves disease, that is diffuse toxic goiter. Male to female ratio is 1:7. That means females are most commonly affected, or it is present most commonly in females due to constant hormonal changes. जितने भी endocrine abnormalities है वो सारे के सारे जो है वो females में more common है. Age of presentation is 20 to 40 years. 50% of patients have a family history of autoimmune endocrine diseases. That is 50% of patients have some kind of associated family history of autoimmune endocrine diseases. हिस्टोपैथोलॉजिकली वैसे तो ये पॉइंट जो है वो डायग्नोसिस के बाद में आना चाहिए है, ठीक है, बट थ्योरेटिकली हिस्टोपैथोलॉजिकली जो है वो द होल फंक्शनिंग थायराइड टिश्यू इज इन्वॉल्व. ठीक है, क्योंकि डिफ्यूज टॉक्सिसिटी है तो the whole of the functioning thyroid tissue is involved, and the hypertrophy and the hyperplasia are due to abnormal thyroid stimulating receptor antibodies that bind to thyroid stimulating hormone receptor sites and produce a disproportionate and prolonged effect. अभी थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिसेप्टर्स हैं, दे रिस्पॉन्ड टू secretion or they respond to the thyroid stimulating hormone. ठीक है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज जो होती है वो क्या करती है? वो भी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. ठीक है, तो दो तरीके का स्टिमुलस है. एक तो नॉर्मली जो टीएसएच रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी से, और दूसरा टॉक्सिक टॉक्सिक गोइटर में जो है वो जो एंटीबॉडीज होती है विच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे रिसेप्टर्स को फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. There is hyperplasia of acini which are lined by high columnar epithelium. Usually cuboidal epithelium होता है. Cuboidal epithelium का मेटाप्लेजिया होता है इन columnar. जहाँ पे भी फंक्शनलिटी का बात करेंगे हम लोग तो फंक्शनलिटी जो है वो इट कम्स विथ columnar epithelium. ठीक है, cuboidal epithelium cuboidal epithelium का जो फंक्शन है इट इज मेनली मैकेनिकल सपोर्ट है. अभी यहाँ पे अगर थायराइड हार्मोन जो है वो ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोगों को जो भी cuboidal epithelium है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा columnar epithelium में. तो देयर इज hyperplasia of acini. ठीक है, acini इज अ फंक्शनल एंटिटी ऑफ थायराइड. एक फंक्शनल एंटिटी है जिसकी वजह से जो है वो थायराइड हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और स्टोर होते हैं थायरोग्लोबुलिन में. तो हाइपरप्लेजिया होता है असाइनी का which are lined by high columnar epithelium. Many of them are empty and others contain vacuolated colloid with a characteristic scalloped pattern adjacent to thyrocytes. बेसिक हिस्टोलॉजिकल चेंज है. ठीक है, हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रोफी ऑफ असाइनी होता है, और due to constant stimulus from thyroid stimulating receptor antibodies there is production of excess amount of thyroid hormone. Pathophysiologically it constitutes activation of thyroid stimulating hormone receptor by stimulating
antibodies, which are immunoglobulins. The thyroid stimulating hormone receptor antibodies क्या है? They are a family of immunoglobulins which bind with thyroid stimulating hormone receptor and activate thyroid stimulating hormone receptor on the follicular cell membrane. They have a more protracted action than thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone का जो action है उससे ज़्यादा action जो है वो thyroid stimulating hormone receptor antibodies का है, ठीक है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो 16 to 24 आवर्स के लिए उसका इफेक्ट होता है वर्सेस 1.5 मतलब 1.5 घंटे से 3 घंटे तक का जो है वो एंटीबॉडीज का इफेक्ट होता है एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्चुअली ऑल केसेस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस के ज़्यादातर केसेस जो है वो ड्यू टू सर्कुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ठीक है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट्स ऑफ thyroid stimulating hormone. Serum concentrations are very low, but their measurement is not essential to make the diagnosis. अभी पेशेंट तुम्हारे पास में आ रहा है तो कुछ ना कुछ क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्लिनिकल फीचर्स में तुम्हारे पास में दो कॉलम है, एक सिम्टम्स का है, एक साइंस का है। सिम्टम्स जो है वो हेड टू टो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सीएनएस रिलेटेड सिम्टम्स में आता है इंसोम्निया, impaired concentration, loss of libido, anxiety and fatigue, ठीक है? Fatigue can be due to metabolic exhaust, weight loss despite having good appetite, ये जीआईटी रिलेटेड सिम्टम्स में हम लोग आ रहे हैं। वेट लॉस होगा डिस्पाइट हैविंग गुड एपेटाइट और वोरेशियस एपेटाइट। डायरिया होगा विच इज मोस्ट कॉमन जीआईटी सिम्टम्स। इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है? हीट इंटॉलरेंस होगा, patient will not be able to bear the heat. एक्सेस पर्सपिरेशन होगा, एक्सेस स्वेटिंग होगी, ठीक है? एक्सेस स्वेटिंग की वजह से हैंड्स एंड फीट विल बी कोल्ड। ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया होगा फीमेल पेशेंट्स में। साइंस क्या क्या रहेंगे? अगेन हेड टू टो स्टार्ट करना है। हेयर में थिनिंग होगा, आईलिड लैग होगा और रिट्रैक्शन होगा। जब भी तुम पेशेंट को, अगर पेशेंट सामने देख रहा है, सामने देखने के साथ साथ तुम बोलोगे कि पेशेंट को नीचे देखो, तो यूजुअली क्या होता है कि लिड्स जो है वो साथ साथ में आईबॉल के साथ में मूव करते हैं, बट इन दैट केस अगर पेशेंट हाइपरथायरॉइड है तो लिड लैग होगा। आईबॉल नीचे मूव तो करेगा बट लिड विल नॉट मूव ड्यू टू ऑप्थेल्मोप्लेजिया। प्रोप्टोसिस होगा, आईबॉल जो है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है? जिसको हम लोग एक्सोफ्थेल्मोस भी बोलते हैं। इन्फिल्ट्रेटिव ऑप्थेल्मोपैथी, इन्फिल्ट्रेटिव डिपॉजिट्स होंगे रेटाइना में। गोइटर मतलब नेक स्वेलिंग जो है वो ऑब्वियसली। थायराइड ब्रोवी होगा, थायराइड ब्रोवी ड्यू टू हाइपरप्लेजिया और प्रोलिफरेशन ऑफ थायराइड वास्कुलेचर। सुप्रा क्लेविकुलर वीनस हम मिलेगा तुमको, जब ये ऑस्कल्टेट करोगे तो वीनस हम जो है वो ऑस्कल्टेट कर पाओगे तुम। मसल वेस्टिंग मिलेगा, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, ट्रेमर्स होंगे और पेरिटिबियल मिक्सोडिमा होगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकेन्स इन स्किन। ग्रेव्स डिसीज का एक ट्रायड है, डर्मोपैथी, ऑप्थेल्मोपैथी एंड एक्रोपैथी। डर्मोपैथी में तुम्हारे पास में पेरिटिबियल मिक्सोडिमा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकेन्स इनटू द डर्मिस। ऑप्थेल्मोपैथी है ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है? स्टेयरिंग लुक होगा। और एक्रोपैथी, एक्रोपैथी इज सिनोनिमस विद क्लबिंग, तो क्लबिंग तुमको जो है वो देखने के लिए मिलेगा पेशेंट में। ये साइंस आ गए हैं। तीन साइंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ट्रायड ऑफ ग्रेव्स डिसीज। डायग्नोज कैसे करोगे? सबसे पहला जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन। यू विल लुक फॉर ऑल साइंस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। देन लैब इन्वेस्टिगेशंस में टीएसएच जो है वो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, टीएसएच जो है वो डिप्रेस्ड होगा और एक्सट्रीमली लो टीएसएच होगा। और सीरम में एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज मिलेगा विच इज ट्रू इन केसेस ऑफ
90% ऑफ द पेशेंट्स, 90% ऑफ द पेशेंट्स में सर्कुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज तुमको जो है वो देखने के लिए मिलेगी। ट्रीटमेंट कैसे करोगे? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, एक तो नॉन स्पेसिफिक मेजर्स हैं और दूसरे स्पेसिफिक मेजर्स हैं। नॉन स्पेसिफिक मेजर्स में रेस्ट करने के लिए दोगे, सिडेशन दोगे, और एस्टैब्लिश थायरोटॉक्सिकोसिस केसेस में अगर एस्टैब्लिश थायरोटॉक्सिकोसिस है, तुमको लगता है कि पेशेंट विल रिक्वायर डेफिनेटिव मैनेजमेंट, तो रेस्ट और सेडेशन को तुम जो है वो कंबाइन करोगे सर्जरी और रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट के साथ में। एंटी थायराइड ड्रग्स दोगे। एंटी थायराइड ड्रग्स के अंदर तुम्हारे पास में थायोआमाइड क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, उसके अंदर एक कार्बिमाजोल है और एक प्रोपाइल थायोयूरेसिल है। If the patient is hyperthyroid and you are planning for a definitive treatment, ठीक है, तो भी पेशेंट को जो है वो यूथायरॉइड करने के लिए एंटी थायरॉइड ड्रग जो है वो मस्ट है, तो तुमको एंटी थायरॉइड ड्रग जो है वो हर हाल में चालू ही करना है। Anti-thyroid drugs are used to restore the patient to euthyroid state and to maintain this for a prolonged period in hope that a permanent remission will occur. सबसे पहले जब भी एंटी थायराइड ड्रग्स चालू करोगे तो तुमको पेशेंट को जो है वो काउंसिल करना जरूरी है कि ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग है। इट विल रिक्वायर 6 months to 8 months थेरेपी। उसके बाद भी जो है वो 100% श्योरिटी नहीं है कि इट विल रिजल्ट इनटू अ 100% रेमिशन, ठीक है। 6 months के बाद भी जो है वो 50% ऑफ द पेशेंट्स विल अगेन टर्न बैक टू हाइपरथायरॉइड स्टेट। तो पेशेंट को यूथायरॉइड स्टेट में अगर तुमको रिस्टोर करना है और उसको मेंटेन करना है तो 50% ऑफ द पेशेंट्स में जो है वो कंप्लीट रेमिशन पॉसिबल है। that production of thyroid stimulating antibodies will diminish or cease, ठीक है। एंटी थायराइड ड्रग्स कैन नॉट क्योर अ टॉक्सिक नोड्यूल। अगर कोई टॉक्सिक नोड्यूल है तो ऑब्वियसली तुमको जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा। टॉक्सिक नोड्यूल को जो है वो या तो रिसेक्ट करना पड़ेगा या तो इन्यूक्लिएट करना पड़ेगा। द ओवर एक्टिव थायराइड टिश्यू इज ऑटोनोमस एंड रिकरेंस ऑफ द हाइपरथायरॉइडिज्म इज सर्टेन व्हेन द ड्रग इज डिसकंटिन्यूड। अभी तुम लोगों ने एक पेशेंट देखा, पेशेंट को जो है वो टॉक्सिक नोड्यूल है, पेशेंट को जो है वो पाल्पेबल नोड्यूल है विच इज सस्पेक्टेड टू बी अ टॉक्सिक नोड्यूल, ठीक है। तुम लोगों ने एंटी थायराइड ड्रग जो है वो चालू किया। एंटी थायराइड ड्रग चालू करने के बाद भी जो है वो डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है? टॉक्सिक नोड्यूल का रिसेक्शन है, ठीक है। जब भी सर्जिकल रिसेक्शन जब तक का नहीं करोगे तब तक का जो है वो ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ड्रग बंद करोगे वापस से पेशेंट जो है वो हाइपरथायरॉइडिज्म में जाएगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट का कुछ एडवांटेज है और उसका कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं अगर ड्रग दे रहे हैं तो। डिसएडवांटेज क्या है? ट्रीटमेंट इज प्रोलॉन्ग एंड द फेलियर रेट इज एटलीस्ट 50%। मैंने बताया तुम लोगों को कि 6 महीने के बाद में 50% ऑफ द पेशेंट, ओनली 50% ऑफ द पेशेंट विल हैव अ 100% रेमिशन। बाकी के 50% पेशेंट जो है वो हाइपरथायरॉइडिज्म में वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे। The duration of treatment may be tailored to the severity of the toxicity, with milder cases being treated only for 6 months and severe cases for 2 years before stopping the therapy. सर्जरी कभी प्लान करोगे जब भी ऑब्वियस सर्जिकल पैथोलॉजी जो है वो तुमको दिखाई दे रही है, तो सर्जरी क्योर्स बाय रिड्यूसिंग द मास ऑफ overactive thyroid tissue by reducing the thyroid below a critical mass. After subtotal thyroidectomy, the patient should return to a euthyroid state after a variable period of hypothyroidism. सर्जरी करने के बाद में पेशेंट विल लैंड अप इनटू हाइपोथायरॉइडिज्म, बट it will revert back to euthyroid state after some period of time. There are, however, the long-term risks of recurrence and eventual thyroid failure. सर्जरी करके जितना भी थायराइड टिश्यू निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग थायराइड रिप्लेसमेंट पे तुमको जो है वो स्टार्ट करना पड़े, क्योंकि जो भी थायराइड टिश्यू तुम निकाल रहे हो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ
थायराइड हार्मोन, अगर वो थायराइड टिश्यू ही निकाल दे रहा हो तो पेशेंट विल बी हाइपोथायरॉइड फॉर हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। उसके लिए थायराइड रिप्लेसमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा तुमको। इन कॉन्ट्रास्ट अगर टोटल या नियर टोटल थायरॉइडेक्टोमी करते हो, एक्सेप्ट इमीडिएटली थायराइड फेलियर एंड लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ recurrence and simplify the follow-up. Operation may result in a reduction in thyroid stimulating hormone receptor antibodies. What is subtotal thyroidectomy? What is near total thyroidectomy? What is हार्टली डनहिल प्रोसीजर? ये सब हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो अभी सब इतना याद रखो कि एक तो सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी अगर कर रहे हो तो रिकरेंस के चांसेस हैं, और अगर टोटल और नियर टोटल थायरॉइडेक्टोमी कर रहे हो तो पेशेंट विल रिक्वायर लाइफ लॉन्ग थायरॉइड रिप्लेसमेंट, ठीक है। In the autonomous toxic nodule and in toxic nodular goiter with overactive autonomous toxic nodule, surgery cures by removing all the overactive thyroid tissue. This allows the suppressed normal tissue to function again. एडवांटेजेस सर्जरी की क्या है? द गोइटर इज रिमूव, स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगा, डीबल्किंग कर रहे हो तुम। द क्योर इज रैपिड, मेडिकल मैनेजमेंट में द थेरेपी इज वेरी प्रोलॉन्ग, 6 मंथ्स में माइल्डर केसेस को लगते हैं, सीवियर केसेस के लिए 2 इयर्स तक का जो है वो पीरियड लग सकता है। इसमें जो है वो क्योर इज रैपिड, क्योर रेट जो है वो हाई है, ठीक है। बाकी डिसएडवांटेजेस क्या है? रिकरेंस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस ऑकर्स इन एटलीस्ट 5%, डिस्पाइट ऑफ थायराइड रिसेक्शन 5% ऑफ द केसेस अगेन विल हैव रिकरेंस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। कहाँ पर? जहाँ पे तुम सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी कर रहे हो। सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी में कुछ ना कुछ थायराइड टिश्यू जो है वो तुम छोड़ देते हो अंदर, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉइडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस विल recur. There is a risk of